हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 का विज्ञान का अध्याय 4, जिसका नाम है चुंबकों को जानें। तो इस अध्याय के अंदर हम चुंबकों से जुड़ी बहुत सारी नई बातें सीखेंगे तथा कुछ प्रश्नों के उत्तर जानेंगे, जैसे कि चुंबक कितने प्रकार की होती हैं, पुराने ज़माने में लोग किस प्रकार से चुंबकों का प्रयोग करके दिशाएं ज्ञात किया करते थे, चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। इसी तरीके के कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। तो अध्याय को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर एक लड़की जिसका नाम है रेशमा। रेशमा केरल के एक तटवर्ती नगर में रहती है और लघु कहानियां लिखने में उसकी बहुत रुचि है। उसकी दादी को उसके द्वारा लिखी गई कहानियां सुनना बहुत पसंद है, इसलिए वह अपनी दादी के 60वें जन्मदिन पर उन्हें सुनाने के लिए एक नई कहानी लिख रही है। एक रेशमा नाम की लड़की केरल के तटवर्ती यानी कि समुद्री इलाके में रहने वाली लड़की है और अपनी दादी के जन्मदिन के लिए 60वें जन्मदिन के लिए एक नई कहानी लिख रही है। रेशमा की लिखी यह कहानी पुराने दिनों में व्यापार के लिए केरल से मसाले ले जाने वाले जहाज पर आधारित थी। उसे इस बात की जानकारी थी कि उन दिनों नाविक रात में रास्ता जानने के लिए तारों की स्थिति का उपयोग करते थे, लेकिन उसकी कहानी में एक ऐसी स्थिति आई जिसमें नाविक एक रात तूफान में फंस गए। उसी तूफानी रात आकाश में बादल छाए हुए थे और कोई तारा दिखाई नहीं दे रहा था। रेशमा अपनी कहानी को आगे नहीं बढ़ा सकी, क्योंकि उसे नाविक के लिए दिशा पता करने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। उसने इंटरनेट और अपने विद्यालय के पुस्तकालय से इस विषय में जानकारी खोजी और उसने पाया कि यात्री दिशा जानने के लिए चुंबकीय दिक्सूचक या कंपास नामक एक यंत्र का प्रयोग किया करते थे। तो इस तरीके का कंपास होता है या चुंबकीय दिक्सूचक होता है, जो कि यद्यपि रेशमा ने ऐसे पेंसिल बॉक्स और पर्स देखे थे जो चुंबक का प्रयोग करके बंद होते थे। इसके साथ ही उसके विद्यालय में भी एक ऐसा लेखन बोर्ड था जिसके साथ चुंबक वाला डस्टर चिपका रहता था, लेकिन उसने कभी इन वस्तुओं पर बहुत ध्यान नहीं दिया था। इस खोजबीन के पश्चात उसमें चुंबक व चुंबकीय दिक्सूचक के बारे में और अधिक जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। ठीक है। पुराने समय में नाविक द्वारा उपयोग किए जाने वाले चुंबक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले चुंबक थे। जो नाविक चुंबक उपयोग किया करते थे पुराने समय में, वो आज के चुंबकों से अलग होते थे, क्योंकि वो चट्टानों से मिलने वाले चुंबक होते थे, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले चुंबक होते थे। इन्हें चुंबक पत्थर के नाम से जाना जाता था और इनकी खोज प्राचीन काल में हुई थी। समय बीतने के साथ लोगों को पता चला कि लोहे के टुकड़े से भी चुंबक बनाए जा सकते हैं। आजकल हमारे पास विभिन्न पदार्थों से बने चुंबक उपलब्ध हैं। जो चुंबक आप विद्यालय में प्रयोगशाला में देखते हैं और पेंसिल बॉक्स, स्टिकर व खिलौनों में उपयोग किए जाते हैं, वे सभी कृत्रिम चुंबक हैं। चुंबक विभिन्न आकार के हो सकते हैं, जिनमें से कुछ चित्र 4.2 में दर्शाए गए हैं। तो पहले के ज़माने में जो प्राकृतिक रूप से चुंबक पाए जाते थे वो पत्थरों या चट्टानों में मिलते थे, इसलिए उनको चुंबक पत्थर कहते थे। और आज के ज़माने में जैसे जैसे विकास हुआ, वैसे वैसे मनुष्य ने खोज की कि वो अपने आप कृत्रिम रूप से चुंबक बना सकता है। अलग अलग धातुओं का प्रयोग करके अलग अलग चुंबक प्रयोग करते हैं। वो प्राकृतिक चुंबक नहीं होते हैं, वो कृत्रिम चुंबक होते हैं जो मानव द्वारा खुद बनाए गए हैं। तो चुंबक के यहाँ पे प्रकार दिए हुए हैं। चुंबक यहाँ पर 3 प्रकार के बताए हैं। एक छड़ चुंबक जो लंबा छड़ी के जैसा होता है, और यू आकार के चुंबक को यू आकार चुंबक कहते हैं, वो गोल वाले चुंबक को वलय चुंबक कहते हैं। तो 3 प्रकार के चुंबक यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं। ठीक है। उसके बाद चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ। क्रियाकलाप 4.1। आइए खोज करें। विभिन्न पदार्थों से बनी वस्तुएं तथा एक चुंबक लें। पूर्व अनुमान लगाएं कि कौन सी वस्तु चुंबक से चिपक जाएगी। अपना पूर्व अनुमान तालिका 4.1 में अंकित करें। आप अपने हाथ में एक चुंबक पकड़ें और उसे एक एक करके सभी वस्तुओं के पास ले जाएं। अवलोकन करें कि कौन कौन सी वस्तुएं चुंबक से चिपकती हैं। अपने अवलोकनों को तालिका 4.1 में अंकित करें। यानी कि हमें पहले कुछ चीज़ें लेनी है और एक चुंबक का टुकड़ा लेना है और पूर्व अनुमान लगाना है कि वो वस्तुएं चुंबक से चिपकेंगी या नहीं चिपकेंगी। उसके बाद सच में ये चीज़ करके देखनी है। आपको हर एक चीज़ के बाद चुंबक का टुकड़ा लेके जाना है और देखना है कि क्या जो मैंने अनुमान लगाया था वो सही था या कुछ और था। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हुई हैं, जैसे कि ये लोहे की शीट, कील और ये कागज़ का टुकड़ा है। और यहाँ पर आपको एक तालिका दी हुई है जिसमें वस्तुओं के नाम लिखने हैं। ऊपर दी गई वस्तुओं के नाम लिखेंगे आप और यहाँ पे लिखेंगे पदार्थ जिससे वो वस्तु बनी हुई है। प्लास्टिक से बनी है तो वो लिखेंगे लकड़ी की, कांच की, लोहे की, या जिस भी चीज़ की वो वस्तु बनी हुई है तो उसका आप यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे कि चाबी लोहे की है, धातु किसी भी धातु की चाबी हो सकती है या लोहे की हो सकती है। पेंसिल लकड़ी की होती है, इरेजर रबड़ की होती है। इसी तरीके से बाकी चीज़ों का भी लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर चुंबक द्वारा आकर्षित होती है या नहीं। पूर्व अनुमान यानी आपने अंदाजा लगाया कि ये चीज़ चुंबक से आकर्षित होगी या नहीं, वो बताना है यहाँ पर। और यहाँ पर है कि आपने असलियत में उस चीज़ को चुंबक के पास ले जाके देखा, अगर वो आकर्षित हुई, और आपके पूर्व अनुमान, आपके अंदाजे में और आपके सच में उस चीज़ को करने में क्या अंतर रहा। जैसे कि पेंसिल को देख लेते हैं हम।
पेंसिल जो है वो लकड़ी की बनी हुई है और हमने क्या अनुमान लगाया कि पेंसिल चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होगी, और जब हमने सच में चुंबक के पास पेंसिल ले जाके देखी तो सच में वो आकर्षित नहीं हुई। लेकिन अगर हम कील को देखें तो कील लोहे की बनी हुई है, और अगर हम इसका पूर्व अनुमान लगाते हैं, अगर आपने सोचा कि मान लो किसी बच्चे को नहीं पता तो वो क्या कहेगा, चुंबक की ओर कील आकर्षित नहीं होगी, लेकिन जब हम चुंबक को वास्तव में लेके जाएंगे कील के पास तो वो आकर्षित होगी। क्या आपका पूर्व अनुमान सभी वस्तुओं के लिए सही था? कौन सी वस्तुएं चुंबक से चिपक जाती हैं? आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? इस क्रियाकलाप से हमें पता चलता है कुछ वस्तुएं चुंबक की ओर आकर्षित हुई हो, उससे चिपक गई, जबकि अन्य वस्तुएं आकर्षित नहीं हुई। वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। लोहा एक चुंबकीय पदार्थ है। इसके अलावा निकेल और कोबाल्ट भी चुंबकीय धातुएं हैं। ठीक है, जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के लिए लोहा, निकेल, कोबाल्ट। ठीक, धातुओं के साथ इनके कुछ संयोजन भी चुंबकों की ओर आकर्षित होते हैं। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते उन्हें अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे कि हम उदाहरण लिख सकते हैं रबड़, लकड़ी, प्लास्टिक, ये सब। ठीक है, आपके द्वारा तालिका 4.1 में सूचीबद्ध कौन सी वस्तुएं अचुंबकीय पाई गई? चुंबक के ध्रुव। अब चुंबकों के 2 ध्रुव होते हैं, मुख्य रूप से उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। देखो कैसे। क्रियाकलाप 4.2 आइए जांच करें। कागज की एक शीट पर थोड़ा सा लोह रेतन, लोहे के छोटे छोटे टुकड़े फैलाएं। लोह रेतन के ऊपर एक छड़ चुंबक रखें। कागज को थपथपाएं और ध्यान से देखें कि लोह रेतन का क्या होता है। क्या आप लोह रेतन के चुंबक से चिपकने के तरीके में कोई विशेष बात देखते हैं? क्या लोह रेतन पूरे चुंबक पर समान रूप से चिपक जाता है या फिर कुछ जगहों पर अधिक चिपकता है? हम देख सकते हैं कि लोह रेतन सबसे अधिक चुंबकों के सिरों पर चिपकता है, जैसा कि चित्र 4.4 में दर्शाया गया है, और यह चुंबक के शेष भाग पर कम चिपकता है। तो हमें यहाँ पे प्रयोग करना है, एक हमें छड़ चुंबक लेनी है, ऐसी लंबी वाली चुंबक लेनी है, और लोहे का बुरादा लेना है, और एक शीट पे हमें लोहे का बुरादा फैला के छड़ चुंबक को बीच में रख देना। उसके बाद कागज को ऐसे ऐसे टैप टैप करना है, हल्का हल्का हिलाना है। तो हम क्या देखेंगे, थोड़ी देर बाद जो लोहे का बुरादा था वो सबसे ज्यादा आके इस छड़ चुंबक के किनारों पर चिपक जाएगा, इसके सिरों पर चिपक जाएगा। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो छड़ चुंबक की किसी भी चीज को अपनी ओर खींचने की शक्ति होती है वो सबसे ज्यादा इस छड़ चुंबक की वो सबसे ज्यादा इसके किनारों पर होती है। और इसके किसी भी चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, या नॉर्थ पोल या साउथ पोल। ठीक है, तो आप ये लड़की पूछ रही है यदि हम इस क्रियाकलाप को अन्य आकार के चुंबकों के साथ दोहराएं तो क्या हमें यही परिणाम प्राप्त होगा? जैसे कि ये तो छड़ चुंबक है, लंबे आकार के चुंबक। अगर हम गोल चुंबक या यू आकार की चुंबक लें तो उसमें भी क्या हमें इसी तरीके का परिणाम देखने को मिलेगा? तो हाँ, इसका उत्तर होगा हाँ, क्योंकि किसी भी चुंबक में हर एक चीज को अपनी ओर आकर्षित करने की सबसे ज्यादा शक्ति उसके ध्रुवों के पास ही होती है, और हर चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, चाहे वो किसी भी आकार की चुंबक क्यों ना हो। चुंबक के इन सिरों को चुंबक के 2 ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। लोह रेतन का अधिकांश भाग किसी भी आकार के चुंबक के ध्रुवों पर चिपक जाता है। चाहे चुंबक का आकार कोई भी हो, सबसे ज्यादा लोह रेतन उस चुंबक के ध्रुवों पर चिपकेगा। एक ध्रुव वाला चुंबक प्राप्त करना संभव नहीं है, भले ही किसी भी चुंबक को कितने भी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाए। छोटे से छोटे टुकड़े में भी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव दोनों ध्रुव हमेशा विद्यमान रहते हैं। चुंबकीय ध्रुव हमेशा जोड़े में होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। एकल उत्तरी ध्रुव या एकल दक्षिणी ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता, यानी कि चाहे हम चुंबक के कितने से छोटा टुकड़ा कर दें, उस हर एक छोटे से छोटे टुकड़े में हमेशा 2 ध्रुव पाए जाएंगे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ऐसा कभी नहीं होता है कि किसी चुंबक में सिर्फ एक ही ध्रुव या एक ही सिरा पाया जाए। उसके बाद है दिशाएं ज्ञात करना। क्रियाकलाप 4.3 आइए प्रयोग करें। चित्र 4.5 में दर्शाए अनुसार एक छड़ चुंबक के मध्य में एक धागा बांधकर इसे लटकाएं। जब तक चुंबक क्षैतिज रूप से संतुलित ना हो जाए तब तक आप डोरी की स्थिति को समायोजित करके रखें। एक छड़ चुंबक लेनी, उसके बीच में धागा बांधना है, उसको इस तरीके से लटकाना और इसको इसकी विराम स्थिति में आने देना है, बिल्कुल रुक जाने देना है इसको। अब चुंबक को क्षैतिज दिशा में धीरे से घुमाएं और इसे विश्राम स्थिति में आने दें। फर्श पर चुंबक के सिरे के अनुरूप स्थिति को चिन्हित करें। फर्श पर इन दोनों बिंदुओं को एक रेखा से जोड़ें। यह रेखा उस दिशा को दर्शाती है जिस दिशा में चुंबक विश्राम की स्थिति में था। अब फिर से चुंबक के एक सिरे पर हल्का सा धक्का देकर उसे घुमाएं और उसके विराम की स्थिति में आने तक प्रतीक्षा करें। अब ये देखें कि क्या चुंबक उसी रेखा के अनुदिश विराम अवस्था में ठहरता है, यानी कि जिस विराम अवस्था से हमने इसको हल्का सा धक्का दिया था उसी विराम अवस्था में आकर ये रुकेगा चुंबक। तो हाँ, क्योंकि चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। आगे देखेंगे हम इसको अच्छे से। वह कौन सी दिशा है जिसके अनुदिश चुंबक विराम अवस्था में ठहरता है, हम कैसे पता कर सकते हैं? तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि हम सूर्य के उदित होने या अस्त होने की दिशा पर ध्यान दें तो हमें लगभग अनुमान हो जाता है कि पूर्व या पश्चिम दिशा किधर है। इसलिए हम उस रेखा की दिशा का पता लगा सकते हैं जिसके अनुदिश चुंबक ठहरता है।
स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। चुंबक का वह सिरा जो उत्तर की ओर इंगित करता है उसे चुंबक का उत्तरोन्मुखी ध्रुव या उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। दूसरा सिरा जो दक्षिण की ओर इंगित करता है उसे चुंबक का दक्षिणोन्मुखी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है क्योंकि हमारी पृथ्वी स्वयं एक विशाल चुंबक की तरह व्यवहार करती है। तो हम चाहें ऐसे इस तरीके से लटकाई हुई चुंबक को जितना मर्जी तेज या जैसे भी मर्जी घुमा ले, वो हमेशा जब भी विराम अवस्था में आके रुकेगा तो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रुकता है। ठीक है, क्योंकि हमारी पृथ्वी में एक विशाल चुंबक की तरह कार्य करती है, तो इस पर जितनी भी चीजें उपस्थित हैं वो भी इसी तरीके से कार्य करेंगे। इस क्रियाकलाप को छड़ चुंबक के स्थान पर लोहे की एक छोटी छड़ के साथ दोहराइए। क्या आप क्या देखते हैं, क्या यह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है? ऐसा नहीं है, यह किसी भी दिशा में ठहर सकती है। इसका तात्पर्य यह है केवल चुंबक ही हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरते हैं। यह क्रियाकलाप हमें यह जांचने का एक तरीका प्रदान करता है कि धातु का कोई भी टुकड़ा चुंबक है या नहीं। स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक का हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रुकने के गुण का उपयोग दिशा जानने के लिए किया जाता है। इसी आधार पर पुराने समय में दिशाएं जानने के लिए चुंबकीय दिक्सूचक नाम का एक छोटा यंत्र विकसित किया गया था। इसमें सुई के आकार का एक चुंबक होता है जो स्वतंत्र रूप से घूम सकता है। चुंबकीय दिक्सूचक की सुई उत्तर दक्षिण दिशा को इंगित करती है। दिक्सूचक को उस स्थान पर रखा जाता है जहां पर हम दिशाएं जानना चाहते हैं। कुछ समय पश्चात इसकी सुई उत्तर दक्षिण दिशा के अनुदिश रुक जाती है। इसके बाद दिक्सूचक बॉक्स को धीरे धीरे तब तक घुमाया जाता है जब तक डायल पर अंकित उत्तर और दक्षिण सुई के साथ संरेखित नहीं हो जाते। अब उस स्थान पर सभी दिशाएं डायल पर दर्शाई दिशाओं के अनुसार होते हैं। यानी कि जो ये दिक्सूचक है, इसमें जो ये छोटी सी सुई लगी हुई है, ये चुंबक है और चुंबक को हम उस स्थान पर रखते हैं जहाँ पर हमें दिशाएं ज्ञात करनी होती है और हम इसको हल्का हल्का इस कंपास को हिलाते हैं। जब ये सुई इन सभी दिशाओं में से किसी दो दिशाओं पे आके ऐसे रुक जाती है तब हमें दिशाएं ज्ञात होती हैं। चुंबकीय दिक्सूचक सामान्यतः एक छोटा वृत्ताकार बॉक्स होता है जिस पर कांच का एक आवरण होता है, जैसा कि चित्र 4.6 में दर्शाया गया है। सुई के आकार का एक चुंबक बॉक्स के तल पर खड़ी एक पिन पर लगा होता है। ये चुंबकीय सुई पिन पर इस तरह से संतुलित होती है कि ये इस बिंदु के चारों ओर आसानी से गति कर सके, अर्थात स्वतंत्र रूप से घूम सके। सुई का वह सिरा जो उत्तर दिशा में रहता है सामान्यतः लाल रंग से रंगा जाता है। सुई के नीचे एक डायल होता है जिस पर दिशाएं अंकित होती हैं। तो ये हमारा चुंबकीय दिक्सूचक या कंपास, इसमें एक पिन लगी रहती है और इस पिन में लगी रहती है एक सुई के आकार की चुंबक, और एक इस चुंबक का लाल वाला हिस्सा हमेशा उत्तर दिशा की ओर अंकित करता है। दूसरा हिस्सा, इसके ऊपर एक कांच का आवरण लगा रहता है। नीचे होता है कागज का एक डायल जिसपे ये अलग अलग नंबर लिखे रहते हैं और अलग अलग दिशाएं लिखी रहती हैं, यानी ई से ईस्ट, डब्ल्यू से वेस्ट, यहाँ एन से नॉर्थ और एस से साउथ।